Hello guys, welcome back to my channel, and in today's video we are going to study about a new topic which is Kirchhoff's law. It is a very difficult topic for class 12 students, so we are going to study the concepts of Kirchhoff's law very clearly. Also मैं आपको वीडियो के साथ साथ बीच में कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा. Kirchhoff's law को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, ये इसका पार्ट 1 है. So let's start today's video. Kirchhoff's law, it is used to find current or voltage in a loop in a circuit. अभी हम सर्किट ड्रॉ करेंगे और Kirchhoff's लॉ का यूज़ क्या है. ये एक लॉ है जिसकी मदद से हम करंट या वोल्टेज सर्किट के अंदर फाइंड कर सकते हैं. अब हम ये कैसे करते हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं Kirchhoff's लॉ के बारे में. Kirchhoff लॉ जो है, Kirchhoff के दो लॉ थे. पहले हम पढ़ते हैं Kirchhoff फर्स्ट लॉ. इसे Kirchhoff का करंट लॉ भी कहा जाता है. और ये क्या कहता है Kirchhoff का करंट लॉ? पहले तो हम ये देखते हैं कि ये किस चीज़ पे बेस्ड है. Kirchhoff के बेसिकली दो लॉ हैं. पहला जो हम पढ़ रहे हैं वो है Kirchhoff का फर्स्ट लॉ, जिसे हम करंट लॉ भी कहते हैं. और ये जो हमारे Kirchhoff का करंट लॉ है, ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे. व्हाट डज इट मीन, इसे अभी हम समझते हैं. स्टेटमेंट क्या है? Kirchhoff का फर्स्ट लॉ कहता क्या है? Kirchhoff का फर्स्ट लॉ कहता है एट ए नोड इनकमिंग करंट is equals to outgoing current. Kirchhoff का फर्स्ट लॉ कहता है कि किसी भी नोड पे जितना इनकमिंग करंट होगा, जितना आने वाला करंट होगा, उतना ही जाने वाला करंट होगा. तो अब हम समझते हैं कि नोड का मतलब क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोड? तो नोड, सीधी भाषा में मैं बोलूं तो नोड वो पॉइंट है जिसके ऊपर तीन या तीन से ज़्यादा वायर्स आके मीट करती हैं. नोड इट अ पॉइंट एट विच 3 or more wires meet. Let me draw a diagram. ये this point O is your node. क्यों? क्योंकि इसमें हम डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तारी है और एक तारी है, मतलब यहाँ पे तीन तारें आके मीट कर रही हैं. इसे हम नोड कहते हैं. तो Kirchhoff का करंट रूल बस इतना कहता है कि जितना करंट नोड पे आ रहा होगा उतना ही करंट नोड से जाएगा. इसे हम एक एग्जांपल से समझें इसी के अंदर. तो लेट से 7 एम्पियर का करंट यहाँ पे आ रहा है, तो और 3 एम्पियर का करंट यहाँ से जा रहा है. तो अकॉर्डिंग टू Kirchhoff's करंट लॉ, जितना करंट आ रहा है उतना जाना भी चाहिए. डायग्राम से हम देख सकते हैं कि 7 एम्पियर का करंट तो आ रहा है और 3 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो बैलेंस तो हो नहीं रहा. मतलब कहीं ना कहीं से 4 एम्पियर का करंट और जा रहा होगा. तो इनकमिंग करंट कितना हो गया हमारा 7 एम्पियर, और आउटगोइंग करंट भी हमारा कितना हो गया 4 + 3 7 एम्पियर. दिस इज योर Kirchhoff's करंट लॉ. अब हम समझते हैं कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे कैसे बेस्ड है. देखिए 7 एम्पियर जो है उसका मतलब होता है कूलम पर सेकेंड. दिस इज द मीनिंग ऑफ एम्पियर. तो यहाँ पे एम्पियर का मतलब है, कहने का मतलब है कि 7 कूलम का चार्ज यहाँ पे एक सेकेंड में आ रहा है नोड पे. और अगर 7 कूलम का चार्ज यहाँ पे आ रहा है पर सेकेंड, तो 7 कूलम का चार्ज यहाँ से जाना भी चाहिए. क्यों जाना चाहिए? क्योंकि चार्ज तो कंजर्व है. अगर 7 आ रहा है तो 7 जाना भी चाहिए. चार्ज गायब तो हो नहीं सकता. अगर 7 आएगा तो 7 जाना भी चाहिए. वही चीज़
तो यहाँ से 3 जा रहा है कूलम का चार्ज, तो यहाँ से 4 जाना ही चाहिए ताकि टोटल दोनों का सब मिला के 7 के बराबर हो जाए। होप आपको किरचॉफ का करंट लॉ समझ आ गया होगा। इसे मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दिस इज योर अगेन ओपन नोड। लेट्स से ये नोड से I1 करंट जा रहा है, ये I2 जा रहा है, ये I3 जा रहा है। ये जो है ये आउटगोइंग करंट है क्योंकि नोड से दूर जा रहे हैं, दे आर मूविंग आउटगोइंग, दीज आर आउटगोइंग करंट। तो अगर ये 3 करंट बाहर जा रहे हैं तो टोटल यहाँ से आने वाला जो करंट है वो कितना होना चाहिए इन आउटगोइंग करंट के बराबर, मतलब दैट शुड बी इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, ये है हमारा किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट किरचॉफ सेकंड लॉ। इसी को हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। और ये जो है ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। और ये कहता क्या है, ये कहता है इन ए क्लोज्ड लूप चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 0। किरचॉफ का सेकंड लॉ जो है वो किरचॉफ के वोल्टेज लॉ और सेकंड लॉ, यू कैन यूज द बोथ ऑफ द टर्म्स इंटरचेंजेबली, एक ही मतलब है। और ये किरचॉफ का जो सेकंड लॉ ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। और इसकी स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर हम क्लोज लूप में चलें तो उधर पोटेंशियल का चेंज 0 हो जाएगा। इसका क्या मतलब है इसे समझने से पहले हम साइन कन्वेंशन समझते हैं। पहला साइन कन्वेंशन है, लेट से आपके पास एक बैटरी है जिसका ईएमएफ E है। ईएमएफ कितना है आपके पास, कैपिटल E। तो याद रखिएगा अगर आप बैटरी के अगर आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एंटर कर रहे हैं तो आप ईएमएफ को प्लस E लिखेंगे। एंड अगर आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ एंटर कर रहे हैं तो आप ईएमएफ को माइनस E लिखेंगे। दिस इज क्लियर। सेकेंड कन्वेंशन जो आपको याद रखना है, अगर आपके पास एक रेजिस्टर है जिसमें से I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, अगर आप करंट की डायरेक्शन के अलोंग चलेंगे, जैसे करंट इज मूविंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड हम भी इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर अपना लूप कंसीडर करेंगे जो मैं आपको करके दिखाऊंगा आगे, तो आप वोल्टेज को लिखेंगे -IR। और अगर हम करंट की उल्टी डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हम पोटेंशियल को लिखेंगे +IR। Let's say this EMF be E1, this EMF be your E2, this is your E3, this is your R3 resistance, this is your R1, this is your R2। Let's say देखिए अब मैं आपको रूल्स लगाना सिखाता हूँ। हमें कंसीडर करना पड़ता है, मान लीजिए यहाँ करंट जा रहा है I1 और इस लूप में जा रहा है I2। तो अगर मैं इस नोड पे खड़ा हो जाऊँ तो यहाँ पे 3 तारे मिल रहे हैं, तो इट इज एक्टिंग लाइक ए नोड। तो अगर नोड से I1 और I2 करंट इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब नोड से आउटगोइंग करंट टोटल कितना है I1 प्लस I2, तो इनकमिंग भी कितना होना चाहिए I1 प्लस I2। होप सो आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ आ गई होगी। यहाँ पे दोबारा I1 आएगा मूव करता हुआ, यहाँ से I2 आएगा और अगेन एंटरिंग करंट कितना होना चाहिए I1 प्लस I2।
हम इस लूप को नाम देते हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ केवीएल। केवीएल कैसे कहते हैं? किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप। ये जो पूरा है ए बी सी डी ए, याद रखिएगा अगर आप लूप की बात कर रहे हैं, लूप मतलब होता है क्लोज साइकिल, कि अब ए से चालू हुए तो आप बी पे ही ए पे ही वापस आ जाएंगे। दिस इज योर वन लूप। एंड मैं जैसे मूव कर रहा हूँ, मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव करूंगा लूप के अंदर, सॉरी मैं इस लूप के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूंगा। मैं अपने केवीएल लगाऊंगा। केवीएल में हमने क्या पढ़ा था? केवीएल कहता है कि द क्लोज लूप चेंज इन पोटेंशियल जीरो, मतलब अगर मैं लूप में एक पॉइंट से चल के उसी पॉइंट पे लौटा हूँ तो पोटेंशियल मेरा चेंज ही नहीं होगा। इसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। मैं इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना? बी ए मान दिया मैंने, और करंट I1 ऐसे जा रहा है। ध्यान रखिए, देखिए करंट I1 ऐसे जा रहा है और मैं भी लूप में चलूंगा। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट और मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ लूप के अंदर, ऐसे, मतलब करंट भी ऐसे जा रहा है और मैं भी ऐसे जा रहा हूँ। जब रेजिस्टर के अक्रॉस हम चल रहे हैं और जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है हम भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तब हम लिखेंगे -I1 R1 पोटेंशियल को। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ मैं, तो EMF को लिखेंगे +E1। अब मैं अगेन लौट के आऊँगा यहाँ से फिर से मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊँगा तो +E2। अब देखिए, अब मैं ऐसे घूम के आ गया तो मैं मूव कर रहा हूँ ऐसे, करंट जा रहा है ऐसे, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, तो मैं लिख दूंगा वोल्टेज को I2 R2। और फिर मैं यहाँ से यहाँ चलूँगा तो दोबारा से पोटेंशियल क्या हो जाएगा? VA से VA कैंसिल। तो यहाँ से जो इक्वेशन में लिख सकता हूँ दैट विल बी लाइक E1 + E2 + I2 R2 - I1 R1 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे ही हम लूप 2 के लिए भी केवीएल की इक्वेशंस बना सकते हैं। होप सो आपको आज का ये टॉपिक समझ आया होगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे और साथ में कुछ ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।